हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस का बेसिक्स पढ़ेंगे। क्वेश्चंस हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिख सकते हैं, लेकिन अगर हम उन क्वेश्चंस को पहले से ही छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर समझ चुके हों तो वो बहुत ही इजी हो जाएंगे। उसमें कुल मिला के सिम्बल्स का यूज़ होता है, स्टेटमेंट का यूज़ होता है और सिंपल ग्रामर का यूज़ होता है। तो अगर क्वेश्चंस को समझना है तो सबसे पहले उसके बेसिक्स, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ सिंबल्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लें तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएंगे। और इन सिंबल्स का सिर्फ नाम पता होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमारे पास एक ये स्टेटमेंट है, फॉर एवरी रिवर देयर इज़ एन ऑरिजिन, यानी हर नदी का एक स्रोत होता है। तो फॉर एवरी के लिए हमने सिंबल का यूज़ किया है, ये जो कि मैथ्स में हम फॉर एवरी के लिए यूज़ करते हैं। और देयर इज़ के लिए हमने यूज़ किया है ये सिंबल, देयर एग्जिस्ट या देयर इज़ के लिए मैथ्स में हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये सिंबल है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। और नेक्स्ट ये सिंबल जिसको हम इफ़ या फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ बोलते हैं। तो ये इक्विवेलेंस का साइन है और इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इम्प्लाइज दैट को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इस स्टेटमेंट को सबसे पहले हमने दो छोटे छोटे स्टेटमेंट में तोड़ दिया है। स्टेटमेंट पी है, एक्स इज़ अ रिवर, एक्स कोई नदी है। एंड स्टेटमेंट क्यू, एक्स हैज़ एन ओरिजिन, यानी कि एक्स का एक स्रोत है, यानी कि एक नदी है। इस स्टेटमेंट पी में एक नदी है और क्यू में उसका एक स्रोत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई नदी बह रही होगी तो उसका कोई स्रोत तो होगा ही, यानी कि पी अगर कोई नदी है तो उसका एक स्रोत होगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसे इस तरह से लिखते हैं, P इम्प्लाइज दैट Q, अगर P है इसका मतलब Q भी होगा, यानी P है तो Q भी है, यानी इफ़ P देन Q। इसका मतलब ये है कि पहले से क्यों एग्जिस्ट कर रहा था, क्यों हमारे पास पहले से था, उसके ऊपर P बना है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी सीढ़ी पर चढ़ के जा रहा हो, ओके, कोई व्यक्ति है तो पहला कदम वो इस पे रखेगा, फिर इस पे रखेगा। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और कोई लिफ्ट नहीं लगी है या कहीं से उड़ कर नहीं आया है, तो इसका मतलब है ना कि उसने इस सीढ़ी पर पहले कदम रखा था तभी वो यहाँ पहुँचा है। इसका मतलब यही होता है कि P है, इसका मतलब क्यों था, यानी P इम्प्लाइज दैट क्यों, पहले क्यों था उसके बाद P हुआ। नेक्स्ट हम इक्विवेलेंस की साइन की बात करते हैं। इस साइन को इफ़ या फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें इक्विवेलेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि P इक्विवेलेंट टू Q, ये चीज़ लिखी हुई है। इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि स्टेटमेंट P है कि X लिव्स इन इलाहाबाद, और स्टेटमेंट Q है X लिव्स इन प्रयागराज। अब ये बात तो दोनों एक ही है, X लिव्स इन इलाहाबाद और Q X लिव्स इन प्रयागराज। अब इलाहाबाद में रहता है, इसका मतलब है कि प्रयागराज में रहता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट
बिल्कुल सेम है, इक्विवेलेंट है, सेम नहीं है, इक्विवेलेंट है, इसलिए इस साइन का यूज़ करते हैं P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। यानी कि X इलाहाबाद में रहता है, इसका मतलब यही है कि X प्रयागराज में रहता है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम इस बात को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसे बोलेंगे P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई Q। ये दो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हैं। अगर P है तो Q होगा और Q है तो P होगा। इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि सेट को किस प्रकार से लिखते हैं। सेट को लिखने के दो तरीके हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म देखते हैं। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर। इसी के साथ ही हम देख लेते हैं इसको भी, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ये होता है कि किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स को कॉमा कॉमा लगा के अलग अलग हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास हम एक सेट लिख रहे हैं, सेट, ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले और इसमें हमने लिखा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यह है रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स को अलग अलग कॉमा लगाकर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और यही सेट बिल्डर फॉर्म में हम जो कि कोई भी एक एलिमेंट है उसको हम सबसे पहले x मानते हैं, किसी भी एलिमेंट को x मानते हैं, उसके बाद उस x को कैरेक्टराइज करते हैं कि वो x कैसा है। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। x बिलोंग्स टू n, n का मतलब है नेचुरल नंबर, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 8। कोई भी एलिमेंट, ये x या 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी एक एलिमेंट का जो हम एक सिंबल लेकर चलते हैं कि वो x है और x कैसा है, 8 है या 8 से कम है। तो यहाँ हमने देखा कि रोस्टर फॉर्म में हमने सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिखा है और सेट बिल्डर फॉर्म में x को कैरेक्टराइज किया है कि x क्या है। सेट का मतलब ये होता है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का होना, यानी उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं, इसलिए हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे यूज़ होते रहेंगे। तो सबसे पहले कुछ इसमें और भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक और लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब है कि एक्स कोई इंटीजर है। मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, यानी मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मॉड ऑफ एक्स इसमें क्या होगा। अगर मॉड ऑफ एक्स हमारा 2 या 2 से कम है, इसका मतलब है कि मॉड ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 1 एंड 2। ये हमारा है मॉड ऑफ एक्स। कोई भी वैल्यू जब मॉड के अंदर होती है, इसका मतलब है कि जब वो बाहर निकल के आएगी तो भी वो पॉजिटिव होगी। एक्स जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 0 ± 1 ± 2। तो एक्स की जो वैल्यू आई वो है 0
+-1 और +-2। तो रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, पहले -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 एंड फिर 2। यह है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हमने एक एक्स लिया है और उसको कैरेक्टराइज किया है कि वो क्या है। वो क्या है? एक इंटीजर है, z का मतलब है इंटीजर, और मॉड ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 मीन्स कि x की जो वैल्यू होगी वो 0, +-1 और +-2 होगी। तो उसको हम अलग अलग एलिमेंट सारे जब लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2। अब हम सेट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि एक सेट A है और दूसरा सेट B है, तो हम कहते हैं कि A B का सबसेट है। A B का सबसेट है अगर वो B में पूरी तरह से कंटेंट है। मान लिया कोई एलिमेंट x है जो कि A में है, तो x बिलोंग्स टू A, इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू B। यानी कोई एलिमेंट्स अगर A में है तो वो B में भी होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं वेन डायग्राम में x A में है, इसका मतलब कि x B में है, तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं A इज़ सबसेट ऑफ B। अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। मान लीजिए कि कोई सेट A है, अगर वो B का सबसेट है लेकिन वो B के इक्वल नहीं है। अगर B में है और B के इक्वल नहीं है तो उसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, यानी कि वह B से छोटा है और B में पूरी तरह से कंटेंट हो जाता है, तो इसे एक A को B का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। अगर A B का सबसेट है और B A का भी सबसेट है, A B में पूरी तरह से कंटेंट हो जा रहा है और B भी A में पूरी तरह से कंटेंट हो जा रहा है, इसका मतलब है कि सेट A B के इक्वल है, A इज़ इक्वल टू B। यानी कि जो एक सेट A है और उसी के ऊपर हम जब B को भी ड्रॉ कर दे रहे हैं, दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, ना कोई किसी से छोटा है ना कोई किसी से बड़ा है। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं और दोनों एक दूसरे में कंटेंट हो जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव नेचुरल नंबर n, और जो नेचुरल नंबर n है वो इंटीजर्स का सबसेट होता है। ये प्रॉपर सबसेट होगा इंटीजर्स का, और जो इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर q का प्रॉपर सबसेट होगा, और q जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर का प्रॉपर सबसेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सेट लेते हैं सिंगलटन 1 विच इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट 1, 2, 3। नाउ वी टॉक अबाउट इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ R। R का मतलब रियल नंबर, क्लोज्ड इंटरवल, और दूसरा हम पढ़ेंगे ओपन इंटरवल। मान लीजिए कि एक रियल लाइन है और एक एलिमेंट A है जो कि B से छोटा है। एलिमेंट A B से छोटा है और हम ये मार्क कर लेते हैं +∞ और -∞ रियल नंबर पे, और चूँकि A B से छोटा है हम इसको भी मार्क कर दे रहे हैं रियल नंबर रियल लाइन पर। और जो हम x ले रहे हैं वो A से B के बीच में है। अगर ये क्लोज्ड इंटरवल है तो x की वैल्यू A के इक्वल भी हो सकती है और B के इक्वल भी हो सकती है और इन दोनों के बीच भी हो सकती है। तो x जो है A पर भी वैल्यू हो सकती है और B पर भी हो सकती है, इसलिए पूरी तरह से क्लोज्ड है। और क्लोज्ड इंटरवल एक सेट होता है और इसमें इस सेट को किस तरह से लिखते हैं ये हम देख लेते हैं। x सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू A एंड लेस दैन और इक्वल टू B।
इस तरह से हमारा x है। अब हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं। ओपन इंटरवल में जो भी हमारा x होगा उसकी वैल्यू a और b पर नहीं ली जाएगी, a और b को छोड़ कर ली जाएगी, जैसा कि हम रियल लाइन पर देख रहे हैं। ये है a और ये है b। अब जो हमारा x होगा वो a और b के बीच में है, परंतु a पर नहीं है और b पर नहीं है, यानी कि पॉइंट a और पॉइंट b को छोड़कर है। तो इसको हम इस तरह से मार्क करते हैं a, b इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, x जो कि रियल नंबर है, सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन a एंड लेस दैन b। x की वैल्यू a और b पर नहीं ली जाएगी, सिर्फ उसके बीच में ली जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेमी ओपन एंड और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड दोनों ही कह सकते हैं। जैसे कि ये ए की साइड से ओपन है लेकिन बी के साइड से ये क्लोज्ड है, और ये इस तरह का सेट है कि x बिलोंग्स टू r, यानी कि x रियल नंबर है, सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन a एंड लेस दैन और इक्वल टू b, यानी x की वैल्यू a पर नहीं ली जाएगी, वो हमेशा a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी या b के इक्वल होगी। इसी तरह से हम दूसरे सेट को भी लिख सकते हैं, जिसमें ये b की तरफ से ओपन है और a की तरफ से क्लोज्ड है। अगर हम इसी को रियल लाइन पर लिखें तो a की तरफ से ओपन है और b की तरफ से क्लोज्ड है, तो इस तरह से हम इसको मार्क करते हैं। इसमें b की वैल्यू ली जाएगी और a की नहीं ली जाएगी। और इसी तरह से हम जो a की तरफ से क्लोज्ड है और b की तरफ से ओपन है उसे भी मार्क कर सकते हैं, a की तरफ से क्लोज्ड और b की तरफ से ओपन। नाउ वी टॉक अबाउट पावर सेट। इसको हम बोल सकते हैं पावर सेट ऑफ सेट A। ये पूरा बोलना सही होगा और इसको डिनोट करते हैं PA से, पावर सेट ऑफ A। पावर सेट का मतलब होता है कि सारे सबसेट्स का कलेक्शन, A के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सब का जो कलेक्शन लेंगे वो होगा पावर सेट। अब हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए कि एक सेट A है और जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 and 2, तो इसका अगर हम सबसेट निकालें तो सबसे पहला सबसेट जो है वो बनता है 5, क्योंकि 5 हर सेट का सबसेट होता है। ये एक थ्योरम होती है कि 5 हर सेट का सबसेट होता है। फिर हम एक एक एलिमेंट लेते हैं और फिर दो दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, फिर दो दो एलिमेंट लेंगे तो सेट में 1 2। तो इस तरह से हमें 4 सबसेट मिल गए इसमें। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं B, जिसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट हैं। सबसे पहला सबसेट जो हमारा है वो 5 है, क्योंकि 5 हर सेट का सबसेट होता है। फिर सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, एक एक एलिमेंट लेकर हमने सेट बनाया। फिर उसके बाद हम दो दो एलिमेंट लेकर सब सेट बनाएंगे, जैसे 1 2, 1 3 और फिर 2 3। अब दो दो एलिमेंट के बाद हम तीन तीन एलिमेंट लेके सेट बनाएंगे। तो जब 3 एलिमेंट लेंगे तो पूरा सेट खुद ब खुद आ गया। अब इससे बड़ा सेट हमें नहीं मिलेगा। तो ये हो गए सेट B के सारे सब सेट। हम देख सकते हैं कि इसकी जो संख्या है वो 8 है। तो इस तरह से अगर इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A इज़ इक्वल टू 2 पावर m, वेयर m इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो जैसा हम देख रहे हैं कि सेट A में 2 एलिमेंट्स हैं
और अगर इसको हम फार्मूला इसमें लगाएं तो 2 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसेट की जो संख्या है वो 4 है और सेट बी में 3 एलिमेंट हैं, तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे तो 2 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसेट की जो संख्या है वो 8 आ रही है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करके पावर सेट में कितनी संख्या होगी इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट है एम्प्टी सेट फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर कोई भी सेट दिया गया है तो फाई उसका सबसेट होगा। फाई हमेशा किसी भी सेट को हम ले लें उसका सबसेट होगा ही होगा। और दूसरा है एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी सेट खुद में पूरी तरह से कंटेन्ड हो जाता है, इसलिए वो खुद का सबसेट है। थर्ड पॉइंट है पावर सेट इज़ ऑलवेज नॉन एम्प्टी, मीन्स पावर सेट में हमेशा कोई ना कोई सेट तो मिलेगा ही, और वो सेट एक्चुअली एम्प्टी सेट ही होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट पावर सेट का एक सबसेट है। फाई हमेशा उसमें बिलोंग करेगा ही करेगा, इसीलिए पावर सेट हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होता है। और फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट इज़ 2 पावर m। अगर हमारे पास कोई भी सेट है उसका पावर सेट हम निकालें तो उसके पावर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 पावर m होंगे। और चूंकि इसके एलिमेंट्स सबसेट्स होते हैं, मीन्स जो कोई भी सेट है उसके जितने भी टोटल सबसेट्स हैं उनकी संख्या भी 2 पावर m होगी। और इसको हम डिनोट करते हैं n PA इक्वल टू 2 पावर m। और इसका प्रूफ बाइनोमियल थ्योरम से होता है। अगर इसका प्रूफ जानना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स रिलेशंस स्टार्ट करेंगे। ये था रिलेशंस के लिए जो बेसिक्स जो हमको याद होने चाहिए, हमारे माइंड में फीड होना चाहिए, क्योंकि ये बीच बीच में हमारे काम आते रहेंगे और हमें याद रहे तो हम उसे जल्दी जल्दी से यूज़ कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशंस पढ़ेंगे, तब तक इसको रिवाइज़ कर लीजिए पूरा और नोट भी कर लीजिए।